तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल में क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। टोटल 85 प्रश्न होते हैं जो कि आपके क्लास 12th की बायोलॉजी की पूरी किताब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जो कि आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। उन प्रश्नों को हम लोग कर रहे थे और इस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 देख लिया था। आज के वीडियो का लेक्चर नंबर 3 रहने वाला, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथ ही में ऑल इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज के लिए आप लोग हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से सबसे पहले जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जो कि आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उन प्रश्नों को कर रहे थे। इन प्रश्नों को करने के बाद हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को भी स्टार्ट करेंगे और हर एक प्रश्नों को यहाँ पर करवाने के साथ साथ उसका उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग क्लास 12 की बायोलॉजी बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर सकें और अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में 90 से 95% तक स्कोर कर सकें। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले आइए हम लोग उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस 499 रखा गया, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसको भी ज्वाइन करना होगा। वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। नंबर हो जाता है 97 93 44 0081। आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी व्हाट्सएप पर कि कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा फ्री वाला, उसे भी आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो लेक्चर नंबर 3 में महत्वपूर्ण प्रश्नों करने वाले हैं उसको लेकर के आ जाते हैं। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आपका पहला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है वो आपका रहने वाला है कि हार्मोनल गोली का एक घटक है। तो हम लोग को बताना है कि जो हार्मोनल गोली होता है उन किन घटकों से मिलकर के बनता है और उनमें से आपका कौन सा घटक है जो कि आपका हार्मोनल गोली का एक घटक है। तो इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन दिए जाएंगे और इसमें से आपको सही ऑप्शन पर सही टिक लगाना है। यहाँ पर तो मैंने ऑप्शन पर पहले से टिक लगा रखा है, लेकिन एग्जाम में आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से आपको सही पर सही टिक लगाना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। चलिए हम इसका उत्तर बता देते हैं आपको। तो उत्तर आपका होता है हार्मोन गोली का जो आपका एक घटक होता है वो आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका लिख दिया है ताकि आप लोग अच्छे से तैयार कर लो, अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा इसको कर पाओ। और साथ ही में जिसको भी इसका आंसर पहले से पता था, यहाँ पर देखने से पहले ही जिसको पता था वो लोग कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही में जिसको नहीं पता था वो लोग भी इसका आंसर जो है एक बार क्वेश्चन लिखो आप लोग, हार्मोनल गोली का घटक प्रोजेस्टेरॉन, इस प्रकार से लिख करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि एमटीपी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो हम लोग को बताना है एमटीपी का पूरा नाम। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में भी आ सकता है और कह सकते हैं आप लोग कि अति लघु में भी आ सकता है कि एमटीपी का पूरा नाम बताइए। ठीक है, तो इसका पूरा नाम होता है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं हम लोग इसको हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं सहागर्भता समापन। क्या होता है आपका चिकित्सीय सहागर्भता समापन, हम लोग एमटीपी को हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है एमटीपी का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसको भी अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। केवल ये भी आपका आ सकता है कि एमटीपी का पूरा नाम बताइए, ऑप्शन नहीं होगा अति लघु में भी, तो वहाँ पर भी आप लोग याद रखोगे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है इसका पूरा नाम, तो वहाँ पर भी आप लोग आराम से कर पाओगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि पुरुष से संबंधित, तो हमको इसमें बताना है कि पुरुष से संबंधित कौन सी चीज है इसमें। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया गोलियां, दूसरा आपका दिया गया ट्यूबेक्टोमी, तीसरा आपका इसमें दिया गया वासेक्टोमी, और चौथा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया सभी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जो कह सकते हैं विधि है जो पुरुषों से संबंधित है। तो यहाँ पर गोलियां जो है वो भी पुरुषों से संबंधित नहीं है। या आपका जो आपका ट्यूबेक्टोमी होता है, इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं मादा नसबंदी, तो ये भी आपका पुरुषों से संबंधित नहीं है। लेकिन जो आपका यह वासेक्टोमी होता है, ये आपका पुरुष नसबंदी, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ये आपका पुरुषों से संबंधित है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे और अच्छे ढंग से इसको याद कर लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है कि नीचे दिए
यौन संचारित रोगों में से उस रोग की पहचान कीजिए जो विशेष रूप से लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता है। यानी कि ऐसे रोग के बारे में हमको बताना है जो कि विशेष रूप से लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि वो पूरे शरीर को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन सिफिलिस है, फिर सुजाक है, फिर आपका लैंगिक मत्स्य है और चौथा आपका है एड्स। तो यहाँ पर सिफिलिस, सुजाक, लैंगिक मत्स्य ये तो आपका विशेष रूप से लैंगिक अंगों को ही प्रभावित करते हैं, लेकिन जो आपका एड्स होता है ये आपका विशेष रूप से लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं, इम्यूनिटी को कमजोर कर देते हैं। इस प्रकार से ये आपको बता सकते हो कि जो एड्स होता है आपका विशेष रूप से लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप लोग इस वाले पर सही टिक लगा लेंगे और साथ ही में याद कर लेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी की वह तकनीक जिसमें एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट कर दिया था। तो हमको ये बताना है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी की एक ऐसी तकनीक का नाम बताना है जिसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग को यहाँ पर नाम बताना है। तो आप लोग एक बार ऑप्शन को देख लो, फिर मैं इसका नाम आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन आपके इस प्रकार से दिए गए हैं, ICSI, दूसरा आपका दिया गया ET, तीसरा आपका दिया गया ZIFT, चौथा आपका दिया गया GIFT। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होता है वो आपका होता है ICSI, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतः शुक्राणु निक्षेपण। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतः शुक्राणु निक्षेपण। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर याद कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये चीज़ आपको यहाँ पर पता हो कि ICSI को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं। तो इसके ऊपर आप लोग सही टिक लगा लीजिए। ये भी आपका NCERT का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भ्रूण को 8 कोशिकीय अवस्था में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करने वाली विधि आपकी क्या कहलाती है। यानी कि जब आपका जो भ्रूण होता है वो 8 कोशिकीय अवस्था में हो जाता है, तो फिर सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो भ्रूण होता है जब आपका 8 कोशिकीय अवस्था में होता है, तो उसको फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करने या फिर बोल सकते हो ले जाने की जो विधि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसका नाम होता है आपका ZIFT। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे कि इसका नाम क्या होता है, ZIFT होता है। तो इस पर आप लोग सही टिक लगा लीजिएगा और साथ ही में इसका फुल फॉर्म भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो अब हमारा इसमें जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि मेंडल के द्विसंकर संकरण का हम लोग को फिनोटाइप अनुपात यहाँ पर बताना है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ आपको यहाँ पर पता भी होनी चाहिए कि मेंडल के द्विसंकर संकरण का जो फिनोटाइप अनुपात है, फिनोटाइप रेशियो है, वो आपका क्या है। ये आपका 2023 में बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो मेंडल के द्विसंकर संकरण का जो फिनोटाइप अनुपात है वो आपका है 9:3:1। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और साथ ही में जो पुनेट चौखाना बनता है वहाँ पर यदि आप लोगों ने बनाया होगा तो आप लोगों को वहाँ से भी पता होगा कि जो आपका मेंडल के द्विसंकर संकरण का जो फिनोटाइप रेशियो होता है वो आपका 9:3:3:1 होता है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि जन्मजात उपापचयी त्रुटि, यानी कि जन्मजात उपापचयी जो त्रुटि है उसके बारे में हमको बताना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया वर्णांधता, दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया फिनाइल कीटोनूरिया, तीसरा आपका इसमें दिया गया है हीमोफीलिया और चौथा आपका दिया गया अरक्तता। तो जन्मजात जो आपका उपापचयी त्रुटि है वो आपका होता है फिनाइल कीटोनूरिया। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे और अच्छे ढंग से याद करेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि अनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, ये चीज़ हमको इसमें बताना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, आती लघु में भी आ सकता है कि अनुवांशिकी की परिभाषा बताइए। तो आप लोग ये चीज़ बताएंगे कि अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग अनुवांशिकी एवं विविधता का अध्ययन करते हैं। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगाएंगे और अच्छे ढंग से याद कर लेंगे कि अनुवांशिकी जो आपका होता है वो जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग अनुवांशिकी एवं विविधता का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से वाला क्वेश्चन भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए और साथ ही में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि संतान को पिता से कितने
जीन्स प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को बताना है कि संतान जो होती है इसको अपने पिता से कितने प्रतिशत जीन प्राप्त होते हैं। पहला ऑप्शन आपका इसमें देगा 25%, दूसरा आपका देगा 25 से 50%, तीसरा आपका देगा 75% और चौथा आपका देगा 50%। तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि जो संतान होती है उसको पिता से भी 50% जीन प्राप्त होते हैं और माता से भी आपके 50% जीन प्राप्त होते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ढंग से याद करना है कि संतान को पिता से 50% जीन प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग को इतने ही प्रश्न पढ़ने थे, इतने प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। आप लोग एक बार अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिए, ये अच्छे से देख लीजिए, फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, उन प्रश्नों को नोट कर लो। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।